नमस्कार साथियों, study.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट, उसके अलावा पटवार, एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी। हमारी क्लासेस रेगुलर हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपके रोज़ हैं, यूट्यूब पर आपकी क्लासेस डल रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छी क्लासेस और ज़्यादा क्लासेस आपको दे सकें। हमारे सभी विषय की क्लासेस लगभग चालू होने वाली हैं। आपके पॉलिटी की क्लास चल रही है, साइंस की चल रही है, टेक्नोलॉजी की चल रही है, हिस्ट्री की क्लासेस आपके चालू हो गई हैं। तो सभी क्लासेस आपके चल रही हैं और 1 या 2 दिन में आपके मैथ और इंजीनियरिंग क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप बने रहिए, आपकी सफलता में हमारा योगदान ज़रूर होगा और आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए हम पढ़ते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आती है, उसके बाद अपने पैर पसारती है, प्लासी का युद्ध जो है 1757 का जीतती है, फिर बक्सर का 1764 का युद्ध जीतती है। उसके बाद प्रशासनिक कार्य देश में करने लगती है और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह के जो है एक्ट वो लाती है। उन एक्टों की बात करें तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का वो पढ़ चुके हैं, ईस्ट इंडिया एक्ट जो है 1784 का वो भी पढ़ चुके हैं, 1833 का एक्ट पढ़ चुके हैं, 1853 का एक्ट पढ़ चुके हैं और 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया था 1858 का एक्ट, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम जिस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं वो है 1861 का। कौन सा? 1861 का एक्ट। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो क्रांति के कारण क्या थे? तात्कालिक कारण तो जो भी हो, वो चर्बी वाले कारतूस हों या कुछ भी हो, तो उसके अलावा एक और ये कारण भी था कि लोगों में असंतोष था अंग्रेज शासन के प्रति। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई इस असंतोष को कम करने के लिए, इस असंतोष के बारे में जानने के लिए हम कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जो भारतीयों के लिए थोड़े सुलभ हों और उनको ऐसा लगे कि नहीं भाई, अंग्रेज जो हैं ये अच्छा शासन हमारे देश में करना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि 1858 का जो एक्ट था उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अच्छे शासन के लिए जो चार्टर है वो कहते हैं। तो इसी संदर्भ में जब ये आगे चला 1858 का एक्ट जो आता है, 1861 का अधिनियम जो आता है, इसमें क्या क्या बातें आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 बात जो इसमें आती है वो आती है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जो है भारतीयों को भी स्थान मिलता है। क्या होता है इसमें? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को स्थान दिया जाता है। और स्थान देने का आपको याद है कि 1858 के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के वायसराय थे, तो 1861 में भी लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय होते हैं। और लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? 3 सदस्यों को, 3 भारतीयों को जो है मनोनीत करते हैं विधायी परिषद में। और वो तीनों कौन कौन होते हैं? नंबर 1 होता है बनारस के राजा, नंबर 2 होता है पटियाला के राजा, नंबर 3 होते हैं यहाँ पर सर दिनकर राव। इन तीनों को जो है मनोनीत किया जाता है विधायी परिषद के लिए। इसके अलावा जो होता है विधायी परिषद का भी विस्तार किया जाता है। विधायी परिषद का विस्तार करते हैं और जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, अतिरिक्त सदस्य होते हैं, अतिरिक्त सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या जो है न्यूनतम तो 6 व अधिकतम जो है वो 12 कर दी जाती है। न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। और इन अतिरिक्त सदस्यों में जो 50% होने चाहिए थे वो 50% लोग गैर सरकारी लोग होने चाहिए थे, गैर
सरकारी लोग। ये संख्या बढ़ाई थी अतिरिक्त सदस्यों की, न्यूनतम तो 6 और अधिकतम 12, चाहे 6 करो तो 3 सदस्य जो है वो गैर सरकारी होने चाहिए, और अगर 12 सदस्य करते हैं चयनित तो फिर कितने होने चाहिए थे? 6, मतलब 50% गैर सरकारी सदस्य जो हैं वो होने चाहिए। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स जो है वो बनाते रहना साथ के साथ ही। नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या है, याद रहेगा ये साथ के साथ जो भी है, वरना आपके फिर दिक्कत होगी, आप जो है इसके साथ भूल जाएंगे कि क्या है। चलिए हम अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इस अधिनियम में आगे क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे थे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तब से ही अंग्रेजों की जो थी वो इस तरह की भूमिका रही है कि उन्होंने केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है, प्रांतों को कमज़ोर किया है और केंद्र को मजबूत किया है। लेकिन इस अधिनियम के साथ वो क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करते हैं। क्या करते हैं? विकेंद्रीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं साहब कि मद्रास और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है ये अपने विधायी अधिकार जो हैं वो दे देते हैं, विधायी अधिकार दे देते हैं। इसके अलावा एक और कार्य जो है वो लॉर्ड कैनिन करते हैं कि पहली बार विभागीय व्यवस्था दिखाई जाती है, विभागीय व्यवस्था स्थापित होती है। अब ये विभागीय व्यवस्था क्या है? जिस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में हर विभाग के लिए अलग मंत्री होता है, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो संसाधन मंत्री हो, या फिर किसी अन्य तरह का मंत्री, वित्त मंत्री हो, तो हर विभाग अलग अलग व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये जो विभागीय व्यवस्था है ये 1861 के एक्ट से लॉर्ड कैनिन के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि भाई विभागीय व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो किसके समय में की गई थी? लॉर्ड कैनिन के समय में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत आता है हमारे कि वायसराय जो थे हमारे, कौन थे? लॉर्ड कैनिन। उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान कर दी जाती है। क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। अर्थात जिस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार जो है वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान कर दी जाती है। अध्यादेश जिस प्रकार वर्तमान में 6 माह तक लागू होता है, उसी प्रकार उस समय भी ये 6 माह तक ही लागू रहता था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा चैनल जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, लिख लिया आपने ये। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो आता है 1892 का अधिनियम। कौन सा आता है? 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत देखो क्या होता है। नंबर 1 बात इसके अंतर्गत होती है कि जो विधायी परिषद होती है, कौन? विधायी परिषद, उसमें जो है अतिरिक्त सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है, उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी जाती है। और कितनी कर दी जाती है? न्यूनतम तो 10 व अधिकतम 16 कर दी जाती है। जो पहले 6 और 12 थी उसे बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है? 10 और 16 कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अगला काम जो किया जाता है
वो किया जाता है कि जो ये मंत्री और सदस्य होते हैं विधायी परिषद के, इनकी वो शक्ति में जो है वृद्धि होती है और इन्हें अधिकार दिया जाता है कि ये लोग जो हैं वो प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं? विधायी परिषद के सदस्य जो होते हैं वो प्रश्न पूछने व बजट पर चर्चा करने का अधिकार जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह साथियों हम देखते हैं आपके इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात तो यह है कि विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है और वो कितनी कर दी जाती है? न्यूनतम तो 10 और अधिकतम 16। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके अलावा विधायी परिषद जो के सदस्य जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है साहब कि उनकी प्रश्न पूछने की शक्ति और बजट पर चर्चा करने की शक्ति जो है उनको अतिरिक्त प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला अपने जो अधिनियम आता है वो आता है 1909 का अधिनियम। कौन सा आता है अगला अपना? 1909 का अधिनियम। ठीक है, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब साहब ये मार्ले मिंटो जो है ये कौन थे? जो ये मार्ले हैं ये तो थे भारत सचिव और ये मिंटो थे वायसराय। मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। अब देखते हैं हम इसमें होता क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने कई आमूलचूल परिवर्तन जो है भारतीय उस समय की राजनीति में या व्यवस्था में किए थे। नंबर एक बात क्या होती है इसमें कि इसमें पहली बार चुनावों का प्रावधान रखा जाता है। चुनावों का प्रावधान रखा जाता है। ठीक है साहब, पहली बार चुनावों का जो है वो प्रावधान रखा जाता है और चुनावों के साथ साथ ही क्या करते हैं? पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पृथक निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं साहब। अब पृथक निर्वाचक मंडल किस प्रकार से? इसमें यह था कि मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वोट देगा और उस एरिया से मुस्लिम व्यक्ति का ही चयन होगा। पृथक निर्वाचक में क्या था कि मुस्लिम व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति को ही वोट देगा। अतः इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो अलग कर दिया था। अतः जो ये वायसराय थे उस टाइम मिंटो, इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किन्हें? इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। देखिए अंग्रेजों ने क्या है फूट डालो राज करो की नीति जो है वो अपनाना शुरू कर दिया था। उसके तहत क्या है इन्होंने भारत को अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से देखा। भाई यहाँ कई संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उन्हें बांटने के लिए और अपने शासन को मजबूत करने के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए थे। इसी क्रम में क्या है मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है वो जनक माना जाता है और हम आगे देखेंगे इसको और बढ़ाया गया। अभी तो खाली मुसलमानों को दिया है, इसके आगे हम देखेंगे और कई जातियों को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के माध्यम से ये अलग करने की लोग कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें अगली बात क्या आती है। अगली बात इसमें आती है कि साहब इसमें केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार किया जाता है। उनकी सदस्य संख्या में विस्तार किया जाता है। अब ये विस्तार जो किया जाता है इसमें संख्या बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर कितनी कर देते हैं साहब? 60 जो है ये लोग कर देते हैं। 16 से बढ़ाकर कितनी कर देते हैं?
60 कर देते हैं। तो हम आगे देखते हैं 60 किस प्रकार होती है। ये देखिए आप कि ये क्या करते हैं, 16 से बढ़ाकर सदस्य संख्या जो है वो 60 कर दी जाती है। अब ये 60 किस प्रकार होती है और कुल सदस्य कितने हो जाते हैं, फिर कुल सदस्य हो जाते हैं हमारे यहाँ पर 69। अब 69 में कैसे रहते हैं, 60 सदस्य जो होते हैं वो तो होते हैं निर्वाचित, और ये जो 9 सदस्य होते हैं ये होते हैं मनोनीत। और उसके अलावा जो ये टोटल 69 सदस्य होते हैं, इसमें 37 जो होते हैं वो तो होते हैं सरकारी अधिकारी, और इसके अलावा जो 32 सदस्य होते हैं वो होते हैं गैर सरकारी व्यक्ति। इस प्रकार क्या है, जो ये केंद्रीय विधान परिषद होती है उसकी संख्या में वृद्धि की जाती है, और जो प्रांतीय विधान परिषदें होती हैं उनमें सदस्य संख्या जो है वो अलग अलग होती है, हर जगह की अलग अलग होती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा एक और होता है साथियों इसमें कि पहली बार वायसराय की, यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को स्थान मिलता है, और वो कौन होते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो होते हैं उन्हें पहली बार जो है वो जगह मिलती है वायसराय की परिषद में। हम आगे आपको बताएं किस प्रकार जो वायसराय की कार्यकारी परिषद जो होती है महत्वपूर्ण होती है, ये आपने उतार लिया। इसके बाद अगला आता है हमारे 1919 का अधिनियम। आगे क्या आएगा हमारे 1919 का अधिनियम। उन्नीस का अधिनियम। देखिए जो 1919 का अधिनियम है इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के नाम से भी, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के नाम से भी, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार इससे पहले 1909 का मार्ले मिंटो था उसी प्रकार से है। यहाँ पे मॉन्टेग कौन होंगे, ये भारत सचिव, और ये चेम्सफोर्ड कौन होंगे, वायसराय। अब देखिए होता क्या है कि फरवरी 1917 में अंग्रेज ये घोषणा करते हैं कि भारत में उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना की जाएगी। तो ये अधिनियम भी उसी क्रम में था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के क्रम में ये अधिनियम जो है वो होता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की ओर अग्रेसित होता है, ये स्थापना की ओर अग्रेसित होता है। इसके अलावा जो मुख्य काम इसमें दूसरा ये होता है कि इसमें प्रांतों में है जो वो द्वैत शासन पद्धति चालू कर दी जाती है। किसमें, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति जो है प्रारंभ कर दी जाती है, प्रारंभ कर दी जाती है। और जो प्रांतीय विषय होते हैं उन प्रांतीय विषयों को दो भागों में ये लोग बांट देते हैं। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अब वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 हस्तांतरित और नंबर 2 आरक्षित। अब ये हस्तांतरित विषय कौन से होते हैं, हस्तांतरित विषय वे विषय होते हैं जिन पर वायसराय जो है वो मंत्रियों की सलाह से कार्य करता है। हस्तांतरित विषय कौन से होते हैं, मंत्रियों की सलाह से जिन पर वायसराय कार्य करता है, मंत्रियों की सलाह से कार्य, सलाह से कार्य।
जबकि आरक्षित विषय कौन से होते हैं? आरक्षित विषय वे विषय होते हैं जिन पर जो है वायसराय केवल और केवल अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से ही कार्य करता है। किससे? कार्यकारी परिषद की सलाह से। अब देखिए, जो आरक्षित विषय होते हैं, सभी महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं, जैसे बजट, कर, रक्षा, इस तरह के जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो सभी जो है वो, सॉरी ये आरक्षित में नहीं आएगा, ये इसमें आएगा। जो सभी जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो आरक्षित में होते हैं। कौन कौन से? जैसे बजट हुआ, उसके बाद कर हुआ, रक्षा हुआ, इस प्रकार के सभी मुख्य मुद्दे जो होते हैं, मुख्य मुद्दे जो होते हैं वो सभी आरक्षित, या मुख्य विषय जो होते हैं वो सभी जो है वो आरक्षित में रखे जाते हैं। इसके विपरीत जो गौण विषय होते हैं वो सब किस में रखे जाते हैं? हस्तांतरित में, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य। इस तरह के जो गौण विषय होते हैं वो विषय जो है किस में रखे जाते हैं? हमारे हस्तांतरित में रखे जाते हैं। तो आप इसको भी एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए बताया गया है कि उत्तरदायी शासन की जो है वो स्थापना करने के लिए पहला कदम होता है। उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति लागू कर दी जाती है और प्रांतीय विषयों को जो है वो दो भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन सा? हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय कौन से होते हैं? हस्तांतरित विषय वे होते हैं जिन पर वायसराय जो है वो अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करता है। जबकि आरक्षित विषय जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिन पर वायसराय जो है अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से कार्य करता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। यहाँ पर वो आता है इसमें कि जो 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन था उसको 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया जाता है। और 1919 के तहत क्या होता है? उस टाइम तो सिर्फ मुसलमानों का था, जबकि इसमें इस बार सिखों, भारतीय, ईसाइयों, इसके अलावा एंग्लो इंडियन और इसके अलावा यूरोपियों, इन सब को भी पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो प्रदान किया जाता है और इन्हें भी आरक्षित एक तरह से कर दिया जाता है कि सिख को वोट देंगे, भारतीय ईसाइयों को वोट देंगे, उनका प्रतिनिधित्व अलग होगा, एंग्लो इंडियन का अलग होगा, इसी प्रकार यूरोपियों का अलग होगा। अगली बात जो इसमें आती है वो आती है कि इस अधिनियम के तहत ये बताया गया कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नाम का पद सृजित किया जाएगा। भारतीय उच्चायुक्त नाम का एक पद सृजित किया जाएगा। ये कार्य क्या करेगा? ये भारत सचिव के कार्य करेगा। भारत सचिव के कार्य जो है वो करेगा। ये बात इसमें भी कही गई थी। इसके अलावा जो है इसमें मुख्य बात एक और थी कि अखिल भारतीय या संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और बात कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि ये जो 1919 का अधिनियम है इसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा 10 वर्षों के उपरांत। कब किया जाएगा? 10 वर्षों के उपरांत समीक्षा के लिए आयोग का गठन जो है वो किया जाएगा। इसमें बताया गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें क्या बातें बताई गई थी। इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन को और आगे बढ़ा के सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को दे दिया गया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नाम का एक पद सृजित कर दिया गया। इसके अलावा जो है संघ लोक सेवा आयोग की
स्थापना कर दी गई और 10 वर्षों बाद इसमें तय था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा जो समीक्षा करेगा 1919 के अधिनियम की। चलिए आगे चलते हैं हम अब 1919 का अधिनियम पूरा होता है और इसमें ये बात थी कि 10 वर्षों बाद जो है वो एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 10 वर्षों बाद अगर किया जाता तो 1919 के 10 वर्ष कब होते? 1929 में। लेकिन इससे 2 वर्ष पहले ही, कब? 1927 में साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन का गठन जो है वो कर दिया जाता है। और इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। तो अंग्रेज होते हैं तो इस कारण क्या है, भारतीय को स्वीकार करते हैं और इसी के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। पर इसके अलावा जो है ये साइमन कमीशन जो है ये 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और रिपोर्ट पेश करता है और इसमें क्या बातें बताता है कि भारत में एक तो प्रांतीय शासन का विस्तार किया जाए, विस्तार जो है उसे जारी रखा जाए। उसके अलावा दूसरी बात ये बोलता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो जारी रखा जाए। इसके अलावा तीसरी रिपोर्ट जो ये देता है वो देता है कि भारत संघ का निर्माण किया जाए। और चौथी बात ये बोलता है कि द्वैत शासन जो है, द्वैत शासन जारी रखा जाए, द्वैत शासन जारी रखा जाए। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए। जो 1919 का अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। इस साइमन कमीशन में जो है वो सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। और 1930 में जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में क्या कहता है वो कि भारत में द्वैत शासन पद्धति को लागू रखा जाए, इसके अलावा प्रांतीय शासन का विस्तार किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा जाए और भारतीय संघ का जो है वो निर्माण किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 1930 में साइमन कमीशन, तो इस साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित किए जाते हैं। क्या आयोजित किए जाते हैं? गोलमेज सम्मेलन। और इन गोलमेज सम्मेलनों के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? श्वेत पत्र जारी किया जाता है। और इसी श्वेत पत्र के आधार पर थोड़े बहुत संशोधन करके भारत का 1935 का अधिनियम जो है वो लाया जाता है। इस श्वेत पत्र के आधार पर कुछ संशोधन करके क्या लाया जाता है? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम जो है वो लाया जाता है। इस 1935 के अधिनियम में क्या बातें थी वो हम देखते हैं कि पहली बात तो ये थी 1935 के अधिनियम में कि जिस प्रकार 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई थी और जिसकी सिफारिश जो है वो साइमन कमीशन ने करी थी, उसी को जो है इसमें प्रांतों से बढ़ाकर अब किस में कर देते हैं? केंद्र में भी द्वैत शासन लागू जो है लागू कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, द्वैत शासन किस प्रकार लागू किया जाता है? क्योंकि विषयों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित विषय कौन से थे? जिन पर वायसराय जो है वो मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। और आरक्षित विषय कौन से थे? जिस पर वायसराय जो है वो अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से कार्य करता था। ठीक है, केंद्र में भी क्या करते हैं साहब? द्वैत शासन जो है वो लागू कर दिया जाता है। अगली बात हम देखते हैं 1935 का जो अधिनियम है ये काफ़ी कुछ जो है वर्तमान अधिनियम से मिलता जुलता था, क्योंकि वर्तमान जो अपना संविधान है
उसका कितना प्रतिशत वर्तमान संविधान का लगभग 60% भाग जो है वो 1935 के अधिनियम से जो है वो लिया गया है। बिल्कुल हूबहू कॉपी उसकी जो है वो की गई है। ये जो अधिनियम था इसमें 321 तो क्या थे, अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। इसके बाद जो है इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसके बाद इसमें एक और चीज़ की जाती है कि इसमें जो है प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है की जाती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रांतों में भी की जाती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 1935 का जो है वो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, इसमें केंद्र में भी द्वैध शासन ला देते हैं। ये लगभग वर्तमान इसका रूप जो है वर्तमान संविधान के जैसा ही दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिखाई देता है, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, और प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो कर दी जाती है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। इसके अलावा देखिए इसमें संघीय न्यायालय की भी स्थापना जो है वो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वो 1937 में कर दी जाती है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा इसमें वायसराय को वीटो की शक्ति जो है, वीटो की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। वीटो किस प्रकार की, वीटो का देखो शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं मना करता हूँ। इस प्रकार की शक्ति जो है वो इस अधिनियम के द्वारा दे दी जाती है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं इसमें क्या होता है, संघ शक्ति के अलावा प्रांतीय शक्ति और शक्ति या फिर सूची, हम इसको कह सकते हैं संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची जो होती है, इसकी शक्तियों का जो है वो विभाजन बंटवारा कर दिया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, 59 विषय तो संघ सूची में रखे जाते हैं, 56 विषय जो होते हैं वो प्रांतीय सूची में रखे जाते हैं और 36 विषय जो होते हैं वो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट से मतलब ये है कि या तो आप इसे मोबाइल में रखकर इसे पढ़ लें, नहीं अगर आप करते हैं तो उसके अलावा आप इसको नोट्स भी इसका जो है वो बना सकते हैं आप अपने हिसाब से अलग एकदम, ताकि आपको अच्छे से वो याद रहे। उसके अलावा मैं बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपके जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सकें। इसके अलावा जो है वो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है, केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है वो भी की जाती है। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, जो अपने 1935 का अधिनियम हो जाता है, इसके बाद अपने लिनलित गो का अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 का, 1942 का कृषि मिशन आता है, 1946 का कैबिनेट मिशन आता है। पर ये जो मिशन है इनके बारे में हम जो अपनी कल की क्लास है उसमें पढ़ेंगे, तब हम संविधान सभा का जो है वो विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अधिनियम की बात करें, जो आखिरी अधिनियम हमारे आता है वो आता है वो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। देखिए इसमें था क्या, कौन सा अधिनियम है अपना, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये होता है। इसमें क्या बातें होती है मैं बताता हूं आपको। देखो कि 20 फरवरी
1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं कि साहब 30 जून 1947 को क्या घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। तो इसी संदर्भ में क्या किया जाता है, फिर 3 जून को तात्कालिक वायसराय जो होते हैं उनका क्या नाम होता है, लॉर्ड माउंटबेटन। 30 जून को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाती है जो क्या करती है, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करती है। अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं देखो मैं बताता हूं आपको। नंबर 1 बात तो जो इसमें होती है वो होती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता दे दी जाएगी। नंबर 2 बात इसमें क्या होती है कि भारत व पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र जो है वो बनेंगे। इसके अलावा तीसरी इसमें बात क्या आती है, तीसरी इसमें बात आती है कि दोनों देश पृथक संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। दोनों देश पृथक जो है वो संविधान सभा का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। चौथी बात क्या इसमें आती है, भारत सम्राट नाम की उपाधि जो है, भारत सम्राट नाम की उपाधि वो समाप्त कर दी जाती है। और उसके अलावा एक और बात इसमें आती है कि दोनों देशों के लिए एक गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त किया जाता है। और इसे नियुक्त कौन करता है, वो ब्रिटिश सरकार जो है इसको नियुक्त करती है। और अगली बात इसमें आती है कि जब तक ये दोनों देश अपना संविधान विकसित नहीं कर लेते तब तक जो यहाँ का शासन जो है वो 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा। अतः आपको समझ में आ गई कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या बातें थी। क्लीमेंट एटली जो है वो 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और भारत में से अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है वो आती है, सामने देखने को मिलती है। और वो बताते हैं कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी संविधान सभा का निर्माण करेंगे और अपना संविधान जो है वो उसके अनुसार बनाएंगे। उसके अलावा भारत सम्राट नाम की जो उपाधि थी, भारत का जो राजा था एक तरह से, वो उपाधि समाप्त कर दी जाती है क्योंकि उनमें लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है एक तरह से। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है अंग्रेजों द्वारा इन दोनों राष्ट्रों के लिए की जाती है जब तक कि इनका नया कोई संचालक जो है शासन का वो बन नहीं जाता। उसके अलावा आखिरी बात जो हमारे इसमें आती है वो ये आती है कि भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाता है और भारत में स्वतंत्रता की और सरकारों की जो है बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत अपने संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देता है, इस प्रकार पाकिस्तान भी कर देता है और भारत अपना संविधान का निर्माण करता है। और इस संविधान का निर्माण किस प्रकार करता है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार होता है, क्या उसकी क्रियाविधि होती है, ये हम अगली क्लास में समझेंगे। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। आप अगर सब्सक्राइबर हमारे अधिक होंगे तो हमें उत्साह बढ़ेगा और हम आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो दे पाएंगे। या आपके पॉलिटी जो है, ये NTPC का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपके पॉलिटी आती है, इंडियन पॉलिटी, ये हर एग्ज़ाम में उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस विषय में आपको नंबर जो है वो अधिक प्राप्त हो जाते हैं। एक तरह से विज्ञान की तरह होता है, अगर आप सही लिखेंगे तो आंसर आपके सही आएंगे।
इसमें समझने वाला सारा काम होता है। खैर ये तो अपन इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। कल या उससे अगली क्लास में जो है इसकी प्रस्तावना वगैरह जो शुरू हो जाएगी, उसमें आपके टोटल समझने का काम होगा। आपको समझ के पूरा ये पढ़ना है और आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट जो हैं यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप किसी सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का पूरा जवाब मिलेगा। धन्यवाद।